अमावस्या। दरअसल अमावस्या की काली रात अच्छाई और बुराई दोनों के लिए एक अवसर होती है, जिनमें कई लोग साधनाएं करके अपनी इच्छा अनुसार शक्तियां प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक भयानक अमावस्या की रात एक औरत घने जंगल के बीच घोर साधना में लगी हुई थी। जंगल के चारों तरफ भेड़िया के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन बिना किसी से घबराए यह औरत अकेले मंत्रों के जाप के साथ आग जलाकर अपनी साधना कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, औरत उम्र होती जा रही है, वह अपनी जगह से ऊपर उठने लगती है। उसके सामने की आग उसके साथ ही ऊपर उड़ जा रही थी और देखते ही देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगी है और वह औरत ज़मीन पर नीचे गिर जाती है और कुछ ही पलों में उठकर खड़ी हो जाती है। अमावस्या की काली रात के प्रभाव की वजह से उसने रूहानी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी और अब वह तैयार थी अपना प्रतिशोध लेने के लिए। दरअसल ममता 6 माह पहले शादी करके गांव से शहर आई थी। वह अपने पति के साथ एक किराए के मकान पर रहती थी। ममता घरेलू महिला थी, वो ज़्यादातर समय घर के कामों में लगी रहती थी। ममता घरेलू महिला थी, वह ज़्यादातर समय घर के कामों में लगी रहती थी। ममता के पति बैंक में एक क्लर्क थे, उनका नाम सुरेश था और सुरेश के बॉस उसे उनके काम की वजह से बहुत पसंद करते थे। सुरेश एक अच्छा कर्मचारी था, वह पूरी जिम्मेदारी से अपने साथ साथ अपने सहकर्मचारियों का भी काम कराया दिया करता था। उनका स्वभाव बहुत ही संकुचित था, इसलिए वो किसी को भी मना करने में हिचकिचाता था। एक दिन उसकी बॉस उसे अपने चैम्बर में बुलाता है और कहते हैं कि तुम्हारी नई शादी हुई है और तुम कहीं बाहर नहीं गए हो, जाओ अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताओ। सुरेश को अपने बॉस की बात से खुशी होती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, जी बॉस, अगले महीने अपने पत्नी के साथ कहीं बाहर जाने का सोच रहा था। बॉस अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर सुरेश को दे देते हैं और कहते हैं, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, जाओ मज़े करो। सुरेश पैसे लेकर घर आ जाता है। घर में ममता उसके लिए खाने की तैयारी कर रही होती है। सुरेश ममता को बताता है कि बॉस ने बाहर घूमने की इजाज़त दे दी है, हम अगले हफ्ते ही चलते हैं। दोनों बाहर जाने के लिए काफ़ी उत्साहित होते हैं। सुरेश के मोबाइल में ऑनलाइन बॉस का फ़ोन आता है और वो कहते हैं, मैंने तुम्हारे घूमने के लिए एक कार बुक की है जो तुम्हें अच्छे से सारी जगह घुमाएगी। सुरेश अपने बॉस को धन्यवाद देती है और कहता है, बॉस आप क्यों परेशान हो रहे हो, हम खुद ट्रेन से चले जाते हैं। लेकिन बॉस की जिद करने पर सुरेश उनका ऑफर मना लेता है। ममता सुरेश से कहती है कि हमें कुछ सामान लेना होगा, चलो आज बाजार चलते हैं, अगले 2 दिन में इन्हें निकालना है। इसलिए सुरेश बाजार जाने को तैयार हो जाता है। सुरेश और ममता बाजार जाकर अपने पसंद के कपड़े और कुछ खाने पीने की वस्तुएं खरीदते हैं। वह अपने सफ़र के लिए तैयार हो जाते हैं। बॉस की भेजी हुई कार दरवाजे पर आकर समय से खड़ी हो जाती है। सुरेश कार की डिग्गी में
सारा सामान डिक्की में सारा सामान जमाता है और दोनों कार में बैठकर निकल पड़ते हैं अपने रोमांस लफ्ज़ों की और खूबसूरत वादों का मज़ा लेते हैं। और ममता गाने गुनगुनाने लगते थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अचानक ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद जाते हैं और गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे गाड़ी पहाड़ी से नीचे जंगली रास्ते की तरफ मुड़ जाती है और तेज़ी से जाकर एक पेड़ से लटक जाती है। ममता और सुरेश ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी सड़क के ऊपर एक कार आकर रुकती है, लेकिन उनकी कार रोड से थोड़ा नीचे एक पेड़ के सहारे लटकी होती है। कार की आवाज़ सुनने से दोनों को लगता है कि अब शायद यह बच जाएंगे। तभी ऊपर से एक व्यक्ति बड़ी सी लकड़ी लेकर उनकी कार को ज़ोर ज़ोर से धक्का देने लगता है। ममता और सुरेश को कुछ समझ नहीं आता कि यह उन्हें बचाना चाहते हैं या मारना। अचानक सुरेश की नज़र अपने बॉस पर पड़ती है, जो कि रोड के किनारे खड़े होकर सिगरेट पी रहा होता है। सुरेश ज़ोर से आवाज़ लगाता है, बॉस हमें बचाइए। लेकिन सुरेश के बॉस एक बहुत बड़ा पत्थर लाकर कार के ऊपर पटक देते हैं और पेड़ की लकड़ी टूट जाती है, जिससे कार खाई में जा गिरती है। खाई गहरी होने के साथ साथ जानवरों से भी भरी है। दरअसल यह बहुत बड़ा जंगल है, जो ज़मीन की बहुत गहराइयों में फैला हुआ है, जहाँ गिरने के बाद आज तक कोई नहीं बचा। इसलिए सुरेश के बॉस ने यह जगह चुनी थी। सुरेश की मौत के लिए सुरेश के बॉस उसे क्यों मारना चाहते थे, यह बात दोनों के लिए राज रह जाती है और गाड़ी खाई समा जाती है। अगली सुबह अखबार में हादसे की खबर छपी होती है, लेकिन साथ ही करोड़ों रुपया की हेरा फेरी का आरोप भी सुरेश के ऊपर लगा होता है। दरअसल सुरेश के बॉस ने ऐसे कई खातों से सुरेश के जरिए पैसे निकलवाए थे, जिन खातों में लंबे समय से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और बैंक की ऑफिस के दौरान पाया गया कि सुरेश के सिग्नेचर की मदद से यह काम हुआ है। लेकिन अब सुरेश दुनिया में ही नहीं है। वह नहीं कह सकता कि यह काम उसके बॉस ने उससे करवाया है। सुरेश और ममता की दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। हादसे में सुरेश की मौत हो जाती है, लेकिन किस्मत से ममता की जान बच जाती है। खाई में गाड़ी गिरने के बाद ममता बेहोश हो जाती है। तभी एक जंगली व्यक्ति की नज़र उनकी कार पर पड़ती है और वह दोनों को कार से बाहर निकालता है। सुरेश मर चुका होता है, लेकिन ममता की सांस चल रही होती है। इसलिए वो उसके पति को छोड़कर ममता को अपने साथ अपने कबीले आता है। यह कबीले बहुत ही खूंखार वनवासियों का था, जो कि काली शक्तियों के स्वामी थे। वह ममता को अपनी ओधिया से कुछ ही दिनों में ठीक कर देती है। ममता उनकी भाषा समझने में असमर्थ होती है, लेकिन अपने वो इशारों से बातों को समझ पा रही थी। वह सिर्फ इतना जानती थी कि इसके पति के बॉस ने ही उनकी जान ली है। अब वह बदला लेना चाहती थी। उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वह तो करती है कि इन्हीं के बीच में रहकर वह काली शक्तियाँ प्राप्त करेगी और अपने दुश्मन का सर्वनाश करेगी। और कहानी वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। ममता घने जंगल में काली शक्तियाँ प्राप्त कर चुकी थी और अब इतनी
ताकतवर थी। पलकर पलक झपक पलक झपकते ही वो किसी भी स्थान पर पहुंच सकती थी। उसके साथ भूतों का पूरा समूह चलता था। इसके लिए इशारों पर किसी भी व्यक्ति को खास में मिलाया जा सकता था। ममता का एक मॉडर्न लड़की बनकर बॉस के दफ्तर पहुंच जाती है। दरअसल ममता को सुरेश के बॉस ने तभी नहीं देखा था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन अब वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि काली शक्तियों की महारानी थी। उसे काली शक्ति की वजह से पता चल चुका था कि आखिर बॉस ने उसके पति को क्यों मारा। वह अपने पति को निर्धारित साबित करना चाहती थी और असली गुनहगार को सजा देना। ममता ने काली शक्ति के प्रभाव से एक आकर्षित रूप धारण किया था, जिसे देखते ही सुरेश के बॉस मोहित हो जाती है। ममता बॉस से झूठ कहती है कि मेरे पिता के खाते में करोड़ रुपया है, लेकिन वो खाता किसी और का होता है जो इस दुनिया से जा चुका था, और उसके बेटे भी उस खाते के बारे में नहीं जानते। लेकिन ममता को अपनी काली शक्तियों से उस खाते की जानकारी मिल जाती है, इसलिए वो उदाहरण की तरह उसी बैंक खाते का इस्तेमाल करती है। बॉस खाते का बैलेंस देखकर दंग रह जाती है। उन्हें लगता है कि अब लंबा हाथ मारने का मौका मिला है। तभी बॉस कहती है, जी मैडम, यह तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए 50% मुझे चाहिए। ममता तुरंत हाँ कर देती है। तभी वह अपने क्लार्क को बुलाती है और कहती है कि जाओ मैडम के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया पूरी करो। क्लार्क बैंक में नया था। उसे बॉस की काली करतूत नहीं पता कि बॉस कैसे निर्धारित कर्मचारियों की गैरकानूनी तरीके से पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करके उन्हें जुर्माने में फंसाता है। क्लार्क बाहर चला जाता है। उसी दौरान सारी बातें ममता रिकॉर्ड कर लेती है ताकि उसे मारने से पहले अपने पति को निर्दोषित साबित करने के सबूत हासिल कर ली। बॉस का आदेश पाने की ही क्लार्क मुद्रा आहरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है और बॉस के चैम्बर में खूनी खेल शुरू हो जाती है। खिड़की के कोने कोने से कांच के टुकड़े टूटकर बॉस के शरीर में घुस जाता है और वह दर्द से चीख रहा होता है। ममता भूत की मदद से बॉस के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा देती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। बैंक में उपस्थित लोगों में अफरा-तफरी मच जाती है। बॉस के चैम्बर में खून से लाल देखकर सभी डर से कांपने लगते हैं। ममता ने अपना बदला ले लिया था। ममता चैम्बर से बाहर आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है। ममता इतनी शक्तिशाली ताकतवर की मालिक थी, अगर वह चाहे तो उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। लेकिन वह अपने पति को निर्दोषित साबित करने के लिए आत्मसमर्पण कर देती है और सुरेश का केस दोबारा शुरू किया जाता है और कुछ ही महीनों में सुरेश निर्दोषित साबित हो जाता है और पाया जाता है कि सुरेश के बॉस ने ही सारे अपराध किए थे और लंबे समय से वो ऐसे ही गतिविधियां करता चला आ रहा था। उसको कानूनी मापदंडों के अनुसार अपराधी माना जाता है, लेकिन अब वह
इस दुनिया में नहीं था, इसलिए उसे दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती थी। लेकिन उसकी हत्या के जुर्माना में ममता को सज़ा काटनी पड़ती है और ममता के बदले के साथ यह कहानी भी समाप्त हो जाती है।